गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं प्रकाश चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें गलती से मैंने पार्ट 2 लिखा है, माफ कीजिएगा, वो पार्ट 1 था। ठीक है, तो पार्ट 2 अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं जिसमें कि बहुमूर्ति दर्शी के बारे में बतलाया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे में ये चित्र है, ये बहुमूर्ति दर्शी का चित्र है, जिसको इंग्लिश में कालिडोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, यह एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है या खिलौना है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं और रंगीन कांच के टुकड़ों से परावर्तन के कारण इनके अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखते हैं। तो इससे अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 5 में बहुमूर्ति दर्शी का चित्र दिया हुआ है और क्रियाकलाप 5 में इसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसमें 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण लेना है। ठीक है, उसको फिर तीनों को जोड़ देना है प्रिज्म की भांति। उसके बाद मोटे चार्ट पेपर की बनी बेलनाकार नली में इसको डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद नली के एक सिरे को गत्ते से बंद कर देना है और गत्ता में छोटा छेद होना है जिससे कि हम इसको देख पाए। ठीक है, अब नली के दूसरे छोर को समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट से अच्छी तरह से ढक देना है और इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रख देना है। फिर नली के इस सिरे को घिसे हुए कांच के प्लेट से बंद कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद रंगीन टुकड़ों के हलचल के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अब छिद्र से भीतर देखेंगे और नली को धीरे धीरे घुमाएंगे तो परावर्तन के कारण अनेक प्रकार के सुंदर पैटर्न तथा डिजाइन दिखाई देंगे अंदर में। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पेरिस्कोप के बारे में देखते हैं। पेरिस्कोप क्या है, ये चित्र में देखिए, पेरिस्कोप का चित्र है। यह एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु को भी दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर ना हो। ठीक है, तो ये समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित है। यहाँ पर लंबा गत्ता का बॉक्स है। ठीक है, उसको यहाँ पर काट दिया गया है और यहाँ भी काट दिया गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है वो समतल दर्पण है जो कि 45 डिग्री पर रखा हुआ है। यहाँ भी 45 डिग्री पर समतल दर्पण को रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से हम आंख द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश स्रोत यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जो भी वस्तु है हमें दिखता है। कहने का मतलब यहाँ पर वस्तु का परावर्तन ये इस दर्पण से होता है। उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा दर्पण से इस दर्पण से परावर्तन होता है और हमारी आंखों को दिखता है। ठीक है, अगला क्रियाकलाप है 7 में। यहाँ पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे दिखेगा, यहाँ पर ये मोमबत्ती जल रहा है। ठीक है, इससे जो मोमबत्ती का लौ है उससे 2 प्रकाश की किरणें यहाँ पर निकल रही है। ठीक, इस तरह से 2 प्रकाश की किरणें निकल रही है। अब यहाँ से परावर्तन के बाद ये लौट जा रही है इधर। ठीक है, इधर लौट रही है। ठीक, लेकिन जब इस लौटती हुई परावर्तित किरणों के पीछे हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मोमबत्ती का लौ है, यहाँ पर बनता है, मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है मोमबत्ती का। ठीक है, लेकिन ये वास्तव में जो परावर्तित किरण है यहाँ से तो लौट जा रही है, इधर तो पीछे हम बढ़ा रहे हैं तब मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, यह आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो पुतली का आकार को आइरिस नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली बड़ा छोटा होता है
जिसको आइरिस नियंत्रित करता है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, नहीं देख पाते। दूर की वस्तु को देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं स्पष्ट रूप से। तो क्या होता है, पुतली ही छोटा बड़ा होता है, इसका आकार को आइरिस नियंत्रित करता है। किसी व्यक्ति का नेत्र लाल है तो वास्तव में हम आइरिस के रंग की बात करते हैं, लाल, तो आइरिस का रंग लाल है। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा है। देख रहे हैं ना चित्र में, उत्तल लेंस है, ठीक है, जो केंद्र पर मोटा है और लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। ये परत पर, पीछे वाला भाग पर फोकसित करता है जहां प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उस पटल को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्र कोशिकाओं का बना होता है। ये जो रेटिना है वो अनेक तंत्र कोशिकाओं का बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का। और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। तो दृक तंत्रिका यहाँ पर देखिए, तो इसी के द्वारा मस्तिष्क तक जाता है, ठीक है। ये मानव नेत्र का आंतरिक भाग है। तो दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर जहां कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती तथा वहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, उस जगह को अंध बिंदु कहते हैं। ये मेन पॉइंट सब है, इस सबको लिख लेना है अलग से। तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है। प्रतिबिंब का प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं होता है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। 1/16 सेकंड तक ये प्रभाव रहता है। यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के अनेक स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है, ठीक है, चलती फिरती अनुभव होती है। तो नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि यह दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट के वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है वो सामान्य नेत्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ मनुष्य नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो कुछ दूर की, ठीक है, कुछ नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं तो कुछ दूर की। तो इसके लिए संशोधन लेंस के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो लेंस के द्वारा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, जिसका कारण लेंस का धुंधला हो जाना होता है, ठीक है। तो हमारे आंखों का जो लेंस है वृद्धावस्था में धुंधला हो जाता है, तो इसको कहते हैं मोतियाबिंद। नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। तो शल्य चिकित्सा द्वारा धुंधले लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। अब आंख की पुतली का बड़ा या छोटा होना कैसे होता है, इसके लिए प्रैक्टिकल है, ठीक है। अपने सहपाठी की आंख में देखिए, अपने सहपाठी की आंख में देखिए। एक टॉर्च से उसकी आंख पर प्रकाश डालकर अवलोकन कीजिए। टॉर्च से उसकी आंख पर प्रकाश डालकर अवलोकन। टॉर्च को बंद कीजिए तथा पुनः उसकी पुतली का अवलोकन कीजिए। क्या आप पुतली के आकार में परिवर्तन देख पाते हैं? दिखता है। टॉर्च से प्रकाश डालने पर पुतली का आकार छोटा हो जाता है तथा टॉर्च बंद करने पर पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसा इस कारण होता है कि मंद प्रकाश स्थिति में आंख को अधिक प्रकाश ग्रहण करने हेतु पुतली का आकार बड़ा हो जाता है और तीव्र प्रकाश स्थिति में आंख को कम प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, इसलिए पुतली का आकार छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब
अंध बिंदु की जांच कैसे करेंगे, इसके लिए भी क्रियाकलाप दिया हुआ है। 2-3 सेंटीमीटर कागज की शीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस चिन्ह बनाइए। ठीक है, गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। दोनों चिन्हों के बीच लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर होने चाहिए। कागज के शीट को सीधे हाथ से नेत्र के सामने पकड़िए। अब बाएं आंख को बंद कीजिए तथा दाहिने आंख से क्रॉस को देखिए। ठीक है, बाएं आंख को बंद करना है और दाहिना आंख से देखना है। कागज के शीट को धीरे धीरे अपने नेत्र की ओर लाइए, आंख के नजदीक लाइए। गोल चिन्ह शीट की एक दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है। ठीक है, नहीं दिखता है। और गोल चिन्ह के अदृश्य होने के कारण यह है कि रेटिना पर एक ऐसी बिंदु है जहां पर प्रकाश के गिरने से इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसी बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। समझ में आया? जहां पर गोल चिन्ह अदृश्य हो जाता है और रेटिना में ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश के गिरने से इसकी सूचना मस्तिष्क को नहीं मिल पाती है। तो इसी बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। अब दृष्टि निर्बोध के बारे में देखिए, क्या है दृष्टि। इसके लिए भी प्रैक्टिकल है, क्रियाकलाप है। गत्ते का एक टुकड़ा तथा पेंसिल लीजिए। गत्ते के एक ओर तोता तथा दूसरी ओर एक पिंजरा का चित्र बनाइए। एक ओर तोता तथा दूसरी ओर पिंजरा का चित्र बनाइए। ठीक है, अब गत्ते के ऊपरी सिरे के नजदीक तथा निचले सिरे के नजदीक एक एक छिद्र बनाइए। ऊपरी सिरे के नजदीक और निचले सिरे के नजदीक। उसमें पेंसिल लगाइए। पेंसिल के निचले हिस्से को दोनों तलहथी से पकड़िए तथा आगे पीछे तेजी से घुमाइए। ठीक है, घुमाइए तो क्या दिखेगा। जब गत्ते को पेंसिल की सहायता से तेजी से घुमाते हैं तब तोता पिंजरे के भीतर दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि जब गत्ता तेजी से घूम रहा होता है तो रेटिना से तोता का प्रतिबिंब हटने से पहले पिंजरा का चित्र रेटिना पर बन जाता है। तो इससे तोता के पिंजरे में होने का भ्रम उत्पन्न करता है। इसी को कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं दृष्टि निर्बध। ठीक है, अब हम लोग आंखों का देखभाल भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो नेत्रों की देखभाल करना आवश्यक है और समय समय पर डॉक्टर से सलाह भी लेना है। डॉक्टर से नेत्रों की नियमित जांच भी करानी है। स्वच्छ पानी से नेत्र को दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। ठीक है, और नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है और पर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सर दर्द हो सकता है। सूर्य या कोई शक्तिशाली प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकती है। ठीक है, तो अधिक प्रकाश भी हानिकारक है, कम प्रकाश भी हानिकारक है। पुस्तक पढ़ने के लिए समय पुस्तक को नेत्र के बहुत नजदीक या बहुत दूर नहीं रखनी चाहिए, सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, और यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का भी उपयोग कीजिए। सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत का कभी भी सीधा नहीं देखिए। ठीक है, कभी भी सीधा मत देखिए सूर्य को कि कैसा दिखता है। नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी हम लोग रगड़ते हैं, धूल कण आ जाता है, मिट्टी या धुआं चला जाता है तो हम लोग रगड़ते हैं। नेत्र को स्वच्छ जल से धोना चाहिए और अच्छा ना लगे, सुधार ना हो तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। दूषित नदियों तथा तालाबों में स्नान नहीं करना चाहिए।
रात में टेलीविजन देखते समय या कंप्यूटर कार्य करते समय कमरे में लाइट अवश्य जला लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारी नेत्र का देखभाल। चाक्षुष दिव्यांग वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति चाक्षुष मतलब दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं तथा उनकी देखने की दृष्टि सीमित होती है। ठीक है, और कुछ व्यक्ति जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते अर्थात अंधे होते हैं। कुछ व्यक्ति बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं और ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अपनी ध्वनियों को ध्यान से सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञान इंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं और चीजों को पहचानते हैं। अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेल लिपि, ठीक है, तो ब्रेल लिपि के सहारे ये चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति पढ़ते हैं। तो इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो कि चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति ही थे। इन्होंने एक लिपि विकसित की तथा जिसकी मदद से चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेल लिपि। इसे 1821 में प्रकाशित किया और इसमें कुछ उभरे हुए बिंदु होते हैं। जो बिंदु होता है ना, उभरा हुआ होता है। और सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड होते हैं। कोड, तो इसी के सहारे भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। तो ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न है और प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर है। ठीक है, अक्षर समझ रहे हैं ना? अक्षर से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। ठीक है, तो अक्षरों के समुच्चय सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। और बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। ये पैटर्न, ठीक है, ब्रेल लिपि, ये ब्रेल पद्धति के पैटर्न। तो इसको जो चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति होते हैं इसको छूते हैं और फिर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पाठ भी लगभग खत्म हो गया है। इस पाठ का प्रश्नोत्तर अपने से बना लीजिएगा, सभी प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आज का इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।